एवरीवन, आज स्टार्ट करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी है। पार्ट बी के सारे चैप्टर्स बहुत ही इजी हैं, आप बहुत इजीली आपको समझ में भी आया होगा और रिवीजन पर्पज से भी आप इसको बहुत इजीली वे में ले सकते हैं क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस केस स्टडीज़ वगैरह थोड़ी बहुत आएगी कि आपको बस पढ़ के बताना रहता है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैसा टाइप का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है या फिर क्या है, ऐसे आपको बताना होगा। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस से। तो एक मिनट, मेरी स्क्रीन विजिबल। तो अभी मैं स्टार्ट करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में बस ये बताया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जैसे रिक्वायरमेंट क्या है। तो बिजनेस के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो हर एरियाज़ को देख कर लिए जाते हैं। तो जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क है या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है या फिर बिजनेस फाइनेंस के लिए जो भी सोर्सेज अवेलेबल है तो किस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए, बस इस तरीके में हमको उसको लेके चलना होता है। ठीक है, फिर बताना, फिर लिखा हुआ है व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंस जो कि नीड कर रहा है कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश होने के लिए, टू मॉडरेट होने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए या फिर चलने के लिए या फिर डाइवर्स होने के लिए, तो उसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहेंगे। ठीक है, वो किसी भी वे में हो सकता है। ठीक है, या तो वो ट्रेडमार्क के लिए हो सकता है, वो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो सकता है जैसे कि ट्रेडमार्क वगैरह होता है, या फिर टेंजिबल एसेट्स के लिए हो सकता है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी आपका कॉस्ट कम कर रहा है, जो भी आपका कॉस्ट ओवरकम कर रहा है या फिर ख़त्म कर रहा है, या फिर जो भी आपको फाइनेंशियल नीड को मैनेज कर रहा है, उसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द uses of finance. For optimal procurement, different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and associated risk. Similarly, the finance so produced needs to be invested in the manner that the returns from the investments exceeded the cost at which the procurement has been taken. तो ऐसे आपको इस तरीके से आपको सोर्सेज का यूज़ करना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाए, किससे, आपके प्रॉफिट से। ठीक है, बस इसमें हमें इतना ही लिखना होगा अगर एग्जाम में आया भी तो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रूल है वो ये तरीके से है कि आप उसमें डायरेक्ट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं आपको उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सब ऑफ द तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जैसा साइज होगा वैसा आपको अपना बिजनेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है प्लान करना पड़ेगा। द क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट ब्रेक अप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। तो भी जिस तरीके से आपका कैश इंक्रीज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, उस तरीके से आपके वर्किंग कैपिटल भी चेंज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो आपका आउटकम है वो भी चेंज कर रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमॉन्ग अदर्स इन्वॉल्व्स decision about the portion of long term and short term funds. An organization wanting to have more liquid assets would raise relatively more about on the long term basis. तो क्या है लॉन्ग टर्म बेसिस पे और शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका फाइनेंशियल नीड किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, कैसे आपने लाइबिलिटीज को ओवरकम किया, कैसे अपने कॉस्ट को कम कर रहे हैं, अपने लाइबिलिटीज को कम कर रहे हैं। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेब्ट एंड इक्विटी एंड डेब्ट का जो रेशियो है उसको आपको मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन। हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट इन फ्यूचर। जितना डेट ज़्यादा है उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा फ्यूचर में। सिमिलरली यूज ऑफ हायर इक्विटी मीन्स हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। अगर जितनी ज़्यादा आपकी इक्विटी हो रही है उतना आपको डिविडेंड पे करना होगा अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं। द मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ विच इज रिफर टू एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये जो है ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कि एग्जाम में पूछता भी है, ये डायरेक्टली पूछेगा नहीं बट आपसे लिखे आपको कोई कहीं ना कहीं वर्डिंग में मिलेगा कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो इसमें बताना यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ विच इज रिफर्ड टू एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करके हम लोग शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ा रहे हैं उसी को हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट करते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर is linked to the three basic financial decision which you will study in later. तीन डिसीजन होते हैं जो कि होता है फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन
और फाइनेंसिंग डिसीजन। 3 डिसीजन होता है जिसपे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है कि आप कैसे उसमें अपना शेयर जो है वो चेंज कर रहे हैं, कैसे आप अपना डिसीजंस ले रहे हैं उन बेसिस, तीनों बेसिस पे, ताकि आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद सॉल्यूशंस ऑफ 3 मेजर इश्यूज रिलेटिंग टू द financial operations of a firm corresponding to the 3 questions of investment and financing and investment decision. In financial concept, it means that they select of best financial alternative or best investment alternative. या तो आप फाइनेंशियली बेस्ट यूज करेंगे या तो आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अल्टरनेटिव यूज कर लेंगे। मतलब अगर आप एक डिसीजन के लिए सही नहीं हो पा रहे, सही नहीं फिक्स नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप नेक्स्ट उसके अल्टरनेटिव में भी कोई डिसीजन आप ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ए फर्म रिसोर्सेज आर स्कार्स इन कंपैरिजन टू दोज टू विच दे कैन बी पुट। A firm therefore has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return for their investors. इसके इन्वेस्टर्स पे जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बेसिस पे है, उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है न्यू मशीन में, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है किसी न्यू फिक्स्ड एसेट्स को, या फिर एक नया ब्रांच ओपन किया जा रहा है, तो ये सब कैपिटल बजटिंग में जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चेंज हो रहा है या फिर हर रिसीवेबल्स के लिए चेंज हो रहा है, इन्वेंट्री के लिए चेंज हो रहा है। दिस अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या करेगा, लिक्विडिटी को चेंज करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब हमें पढ़ना फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल डिसीजन। ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफन अवेलेबल टू अ बिजनेस टू इन्वेस्ट इन, बट ईच project has to be evaluated carefully, and depending upon the returns of a particular project is either selected or rejected. If there is only one project, that its viability in terms of the rate of return with इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपैरेटिवली एंड इंडस्ट्रीज एवरेज इज सीन। तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म को लेके या फिर कैपिटल को लेके, तो उस चेंज को हमें इस तरीके से वेरीफाई करना है कि जो कंपैरिजन है वो सही सही बैठे और हमारा जो आउटकम है वो सही दिखाए। तो सब उसको किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैसा हमारा कैश फ्लो है पूरे प्रोजेक्ट के साथ, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का जो शीट है वो दिखा रहा है, तो वो किस तरीके से दिखा रहा है, कितना शो कर रहा है वो दिखाएगा। फिर रेट ऑफ रिटर्न, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अपने रेट्स को लेकर, वो प्रोजेक्ट में जो रिटर्न आ रहा है वो कंपेयर्ड है कि नहीं, कंपैरिजन के लिए भी अवेलेबिलिटी जैसे कंपेरेबल है या नहीं। अगर वो कम है तो फिर वो तो रिस्क में चला जाएगा, और अगर वो ज्यादा है तो वो रिटर्न में चला जाएगा। द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व द डिसीजन। The decision to invest in the particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment, interest, cash flows, and rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposals, which are known as capital budgeting techniques. तो capital budgeting techniques बोलते हैं इन सब को, जो proposals रहते हैं प्रोजेक्ट के, जो कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया प्रपोज किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं टेक्निक्स। अलग अलग तरीके से टेक्निक्स में बताया जाता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा और किस तरीके से वो पहले आउटकम देगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ द फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीज अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड जो है वो रेज करा सकते हैं, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अगर हम रेज करेंगे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चला जाएगा। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। जो मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर ए फर्म आर शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड रिफर्स टू द इक्विटी कैपिटल एंड द रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग्स को क्या बोलेंगे कि वो शेयर होल्डर्स फंड है। बोरोड फंड रिफर्स टू द फाइनेंस रेज्ड थ्रू द डेटर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। अदर फॉर्म्स ऑफ डेट से फिर डिवेंचर से लिया जाएगा तो उसे हम लोग बोरोड फंड्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। फाइनेंशियल रिस्क के बारे में ये कहा गया है कि जो रिस्क हम टेक कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, उसको हम लोग बोलेंगे
फाइनेंशियल रिस्क जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के कंसर्न होता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, अब क्या क्या फैक्टर है? कॉस्ट, तो कॉस्ट जो है वो डिफरेंट सोर्सेज में रहता है। ए प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर सोर्स विच इज द चीपेस्ट, जो भी कॉस्ट सबसे कम मतलब मिलेगा उसे ही वो ऑप्ट करेगा। जो मैनेजर होगा फाइनेंशियल मैनेजर, वो उसी को लेगा जो कॉस्ट सबसे कम पड़ रहा होगा। रिस्क जो है, अगर वो किसी भी तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उस हर चीज में रिस्क है। तो डिफरेंट अगर स्कीम्स है, डिफरेंट अगर टेक्निक्स है, फिर भी उसमें रिस्क होता है थोड़ा या कम, लेकिन रहेगा ही। फ्लोटेशन कॉस्ट, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स, जितना ज्यादा आप पैसा उसमें वेस्ट कर दोगे उतना कम वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कैश फ्लो है वो बहुत पीछे चल जाएगा। स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजिशन में मेक डेब्ट फाइनेंसिंग मोर अवेलेबल देन फंड थ्रू इक्विटी, अगर इक्विटी में अगर आपको इक्विटी से कम सोर्सेज मिल रहे हैं तो आप अपने कैश फ्लो को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना पोजीशन उसका सही दिखाइए कि आपको फंड रेज करने के लिए डेब्ट से भी आपको फंड प्रोवाइड हो जाए। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक फिक्स तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज करना है, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सब फिक्स्ड है, ठीक है। इस सबको लेके चलना है, वो जो कि वो डेब्ट से कम होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल कंसंट्रेशन, इशूज ऑफ मोर इक्विटी में लीड टू डिल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस। डेब्ट फाइनेंसिंग हैज नो सच implication. Companies afraid of the takeover bid would prefer debt to equity. जिस तरीके से इक्विटी जो है वो कंट्रोल हो रही है, उस तरह से कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल हो रहा है, तो किस तरीके से वो रिटर्न दे रहा है वो देखना है हम लोग को। स्टेट ऑफ कैपिटल मैनेज मार्केट, हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ द फंड। जिस तरीके से आपका कैपिटल मार्केट चल रहा है उस तरीके से भी चॉइस कर सकते हैं आप अपने फंड के लिए, कि अगर स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा रेज हो रहा है तो आप पीपल जो है वो बहुत ज्यादा इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करना जाते हैं, लेकिन अगर कैपिटल मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, इसका मतलब इश्यूअर्स जो है जो कैपिटल आपको प्रोवाइड कराने वाले इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर होल्डर्स है वो बहुत कम पैसे रखें, तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉस होगा। नेक्स्ट है द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड डिसीजन उस पर ही डिपेंड होगा जो कि फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा, क्योंकि जो भी डिविडेंड हम पे करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, वो किस पार्ट में से पे करेंगे, जो कि हमारे पास रिटेन अर्निंग्स होंगे। अगर रिटेन अर्निंग्स नहीं है तो फिर हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, इस यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से आप डिविडेंड डिसीजन को बांटते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, जितना अर्निंग्स आपके पास आएगा उतना आप डिविडेंड डिसीजन पे डाल सकते हो पैसे। स्टेबिलिटी अर्निंग, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कंपनी में स्टेबल अर्निंग इज बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स एज अगेंस्ट दिस अ कंपनी हैव अनस्टेबल अर्निंग्स इज लाइकली टू पे smaller dividend. Stability of dividends, companies generally follow a policy of stabilizing dividend per share. The increase in dividends is generally made when there is confidence that their earnings potential has gone up and not just the earnings of the current year. In other words, dividend per share is not altered if the change in the earnings is small or seen to be temporary in nature. अगर जो भी डिविडेंड जो है उनका जो शेयर है वो अगर अल्टरनेट वे में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग स्मॉल नेचर में लेंगे और वो टेम्पोरली होगा, क्योंकि क्या पता अगर कंपनी में ग्रोथ ना हो, क्या पता कंपनी में अगर पैसे नहीं हो तो फिर उसे नहीं देना होगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इस बात पे मतलब डिपेंड कर रहा है कि अगर जितना ज़्यादा आप डिविडेंड दे रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी कंपनी ग्रो करे, जितना कम आप पैसे बांट रहे हैं उतना कम आपकी कंपनी चल रही है। कैश फ्लो पोजीशन जो है वो भी पेमेंट पे डिपेंड है, क्योंकि आउटफ्लो जो भी कैश का है वो दिखाएगा कि आपके पास कितना अवेलेबल कैश है, अवेलेबल आपकी आउटकम है जिस पे आप डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस वाली, अब किस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाए। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जो है रिटेन अर्निंग वाले लोग आते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स होते हैं या फिर सीईओ या फिर जो भी रजिस्टर्ड लोग होते हैं। नेक्स्ट है टैक्स पॉलिसी, द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड रिटेन the earnings is to some extent affected by the difference in the tax treatment of dividend and capital gains. If tax on dividend is higher, it is better to pay less by way of dividend as compared to this. Higher dividends may be declared if tax rates are relatively lower. अगर टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है तो आपको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो उस वजह से क्या होगा, जब टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स कम होंगी, तो क्या होगा कि आपका जो डिविडेंड है, जो रिटेन अर्निंग्स है वो कम हो जाएगा, तो आप डिविडेंड बहुत कम पे कर पाओगे। लेकिन अगर वाइस वर्सा है तो फिर आप टैक्स कम दे रहे हो और आपके पास रिटेन अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जैसा स्टॉक मार्केट चल रहा है, मान लो अगर स्टॉक मार्केट में चल रहा है कि आपकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज चल रही है और नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है शेयर प्राइसेस पे, तो क्या होगा कि आपका जो डिविडेंड पॉलिसी है वो भी इफेक्ट होगा।
नेक्स्ट है access to the capital market. Large and reputed companies generally have easy access to the capital market. अगर बड़ी कंपनी है तो वो easily capital market में survive कर लेगी, लेकिन अगर छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके पास रिलेटिवली कम पैसे होते हैं वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, वो मार्केट से आउट जाती हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि कैसे रिस्ट्रिक्शंस है पे आउट करने के लिए, किसे पे करना है नहीं करना है, वो चीज़ें उसमें दी हुई है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स बना हुआ है जैसे कि लोन वगैरह है तो उसमें कैसे पेमेंट करना है वो सब लोन एग्रीमेंट में दिया रहता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। कैसा फाइनेंशियली आपको फ्यूचर तक लेके जाना है अपने कैश को, अपने रिजर्व जो पैसे हैं उनको, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्या होता है इस केस में, अगर पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं तो आप उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि आपके पैसे जो है वो सेफली यूज़ हो सके, ठीक है। इस पूरे में ये दिया है बस कि कैसे आप अपने फर्म को चेक करें कि आपका फर्म जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है ना और अनस्टेबल है, तो कैसे रिसोर्सेज को आपको कम करना है। तो आप पहले तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद नेवर रिक्वायर्ड, जैसे कि फंड का नीड है वैसे आप फंड को यूज़ कीजिए और डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा यूज़ कीजिए। मतलब वर्किंग कैपिटल में रेशियो ऐसा रखिए कि आप वर्किंग कैपिटल की नीड्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। टू सी द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, अगर फालतू में अगर कहीं पे फर्म जो है वो पैसे रेज कर रहा है वहाँ पे आप उसको अपोजिट कीजिए ताकि वो कम यूज़ करे। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये आ सकता है एग्जाम में, आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो किस तरीके से करता है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे बी हैपन इन फ्यूचर अंडर द डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। किस तरीके से बिजनेस सिचुएशन चल रहा है और फ्यूचर में कैसा आ सकता है ये बात डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेसेस स्टॉक्स एंड सरप्राइज एंड हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। जिस तरीके से बिजनेस को, अगर मान लो अगर बिजनेस प्लान नहीं है पहले से कि बिजनेस में किस तरीके से रिस्क लिया जा रहा है, अगर वो रिस्क जो है वो सही में अगर लॉस जा रहा है तो फिर उसको किस तरीके से ओवरकम करना है, इसका भी प्लानिंग हमें पहले से करना होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस बिजनेस फंक्शन सच एज सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सही से पॉलिसी और प्रोसीजर को यूज करेंगे हम लोग ताकि हमारा कॉस्ट जो है वो कम लगे। डिटेल प्लान और एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग टू रिड्यूस द वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। सही प्लानिंग के साथ क्या होगा कि अगर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, अगर दो जगह एक ही चीज़ के लिए पैसे काउंट कर रहे होंगे तो उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। तो क्या होता है इसको लिंक कर, ये जो है ये लिंक करता है प्रेजेंट को फ्यूचर से। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड financing decision and on a continuous basis by spelling out detailed objectives for various organization business segments. It makes the evaluation of actual performance easier. किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स यूज किए जाने बिजनेस के, किस तरीके से बिजनेस का जो सेगमेंट्स है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है इवेल्युएट करके, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही है वो चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को ओनर्स फंड और बोरोड फंड दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कैपिटल structure refers to the mix between owners and borrowed funds. Owners fund that this shall be referred to as the equity and debt in the subsequent text. They quote debt and equity as a portion of debt out of the total capital, that is debt by debt plus equity. Debt and equity differ in the cost and risk of the firm. The cost of debt is lower than the cost of equity for a firm because the lender's risk is lower than the equity shareholders. क्या होता है, लेंडर्स जो मतलब देता है उसका इक्विटी शेयर्स के लॉस से रिस्क से कम होता है, तो वो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेब्ट है वो ज़्यादा कम रहेगा और कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। डेब्ट इज चीपर इज मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। तो किस तरीके से बिजनेस में ऑब्लिगेशन आ रहे हैं उसको यूज करके वही हमें इसमें बताया हुआ है। बाकी तो इसमें भी कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ये तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है पूरा। एक चीज यहाँ दी हुई है शायद ट्रेड ऑन इक्विटी के बारे में दिया हुआ है कि ट्रेड ऑन इक्विटी क्या है। ट्रेड ऑन इक्विटी, trading on equity refers to the increase in the profit earned by the equity shareholders due to presence
ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, जिस तरीके से फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है वो बढ़ रहा है तो उसे हम लोग बताएंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है यूज कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर बना होता है उसके बारे में बताया हुआ है। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन तभी दिखेंगे हम लोग जब साइज जो है ऑर्गेनाइजेशन का मालूम होगा। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, जिस तरीके से इंटरेस्ट कवर हो रहा है, जैसे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और इंटरेस्ट के डिवाइडेड होगा तो किस तरीके से वो बढ़ रहा होगा वो देखना है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, किस तरीके से जो है टैक्स डिफिशियंसीज को कवर किया जा रहा है वो बताना है। नेक्स्ट है रेट ऑन रिटर्न, और वो किस तरीके से अर्निंग पर शेयर पे रिटर्न मिल रहा है और कितना मिल रहा है उस तरीके से उसको बताना है। इफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इफ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट लो रेट इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर, दस मोर डेब्ट कैन बी यूज्ड इफ डेब्ट कैन बी रेज्ड एट अ लोअर रेट। अगर लो रेट में अगर डेब्ट को इंक्रीज किया जाए तो और भी रेट जो डेब्ट है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। टैक्स रेट अगर कम है, मैंने पहले बताया टैक्स रेट अगर कम है तो वो क्या करेगा, वो बचे हुए पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे हमारे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट a rate of return from the equity which is compensated with the risk they are assuming when a company increases debt, the financial risk faced by the equity holders increases. Consequently, their desired rate of return may increase. It is for this reason that a company cannot use debt beyond a point. किस तरीके से अगर जो रिस्क है वो हम लोग ले रहे हैं इक्विटी पे हो या फिर शेयर्स पे, तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो बताना है। फ्लोटेशन कॉस्ट, जो भी आपका डिबेंचर्स और शेयर्स का जो पब्लिक इश्यूज और उसके अलावा जो भी लोन वगैरह के लिए सैंक्शन के लिए जो कॉस्ट आ रहा है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जानेंगे। रिस्क कॉन्सेंट्रेशन, जो भी रिस्क आप ले रहे हैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए उसे बताता है। रिस्क कॉन्सेंट्रेशन में ये बताएगा कि बिजनेस रिस्क किस तरीके से कितना हाई जा रहा है कितना लो जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, इफ द फर्म यूजेस इट्स डेब्ट पोटेंशियली टू द फुल इट लॉसेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू डेब्ट। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो किस तरीके से सर्कमस्टांसेस को चेंज करते हुए देखना है, मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट में किस तरीके से जो डेब्ट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, किस तरीके से फंड रेज किया जा रहा है वो लिखना है। उसके बाद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, अभी पहले भी अपन लोग क्लास 7 में पढ़ोगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल के फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से ज्यादा रह सकता है, उसको हम लोग फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। तो डिसीजंस ऑन फिक्स्ड असेट्स मस्ट बी टेकन केयरफुली, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए लिया जा रहा है। ह्यूज लॉस, अगर गलत डिसीजन ले लिया गया तो वो ह्यूज लॉस हो जाएगा, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते टाइम, व्हीकल्स खरीदते टाइम, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते टाइम, इस सब टाइम आपको बहुत ध्यान देना होगा। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल को इस तरीके से यूज़ करना है ताकि जो बिजनेस है वो ऑलवेज ग्रो करे, और किस तरीके से उसको यूज़ करने के साथ साथ उसको किस तरीके से डिसीजन में इन्वॉल्व करना है ये भी देखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस है तो बड़ा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, स्मॉल बिजनेस है तो छोटे भी काम कर सकते हैं। स्किल ऑफ ऑपरेशन, कितना नीड है, कितना ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़रूरत है वो क्या करना, किस तरीके से यूज़ करना है। चॉइस ऑफ टेक्निक्स, किस तरीके की टेक्निक को आप यूज़ करके अपने प्लांट और मशीनरीज को यूज़ करें। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है तो आपको उसको ऑब्सोलेंस में चली जाएगी, तो आपको उसको भी चेंज करते रहना होगा समय समय पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के साथ साथ हाई रेट ऑफ रिटर्न भी आपको चेक करना। डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज आ रही है बिजनेस इन्वायरमेंट में तो उस तरीके से आपको भी चेंज करना। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स को यूज़ करके जो भी बिजनेस की रिस्क है या फिर जो भी लॉस है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आपका जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो अदर फैसिलिटीज़ को अदर लोगों को भी अपनी अदर फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करा सकता है तो वो भी करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स आर यूजली more liquid but
व्यूट लिस्ट टू द प्रॉफिट्स दैट मिक्स्ड असेट्स, जितना मिक्स्ड असेट में है मतलब वर्किंग कैपिटल उस चीज़ को बता रहा है पास जो डेली डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि आपका जो आउटकम है वो क्या हो, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो हो, और उस जो उसका रिटर्न हो क्या हो, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब जितना आएगा हमें जो पेमेंट लास्ट में बचेगी, रिसीव्स होगी, रिटेन अर्निंग्स, वो इतना हो कि क्या सबके करने के बाद भी सब कुछ सारे एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद भी आपका वर्किंग कैपिटल बना रहा है। अब वो भी किस चीज़ पे डिपेंड है, वो भी सेम नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड है, स्किल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड है, बिजनेस साइकिल पे, सीजन फैक्टर्स पे, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट कितने अलाउड है, क्रेडिट अवेल्ड कितने किए गए हैं उस पर डिपेंड है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसी है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स कैसा है, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, इन्फ्लेशन मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू जो है सेल्स और उसकी बढ़ रही है, मतलब मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके, उसको लेके कितनी चेंजेस आ रही है, तो ये सारी चीज़ इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखो अगर इसमें कोई भी मतलब किसी को कोई इशू हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसे पढ़ के ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और